हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब सक्सेस वाला पे। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास 10th का प्री बोर्ड के इससे पहले जो है सारे क्वेश्चंस पेपर यानी मैंने आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर सारे आपको सॉल्व करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अभी तक जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है वो उन्हें एक बार देख ले। तो चलिए मैं आपको अब जो है प्री बोर्ड से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, करा रहा हूँ। आप उसे तैयारी करें, जिससे आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन पेपर जो है आपको एनुअल पेपर में भी बहुत सहायता करेंगे। तो मैंने अभी तक में एक प्री बोर्ड के लिए मैंने एक सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको दे दिया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चंस पेपर आपको मैं सॉल्व करूंगा, जो आपको प्री बोर्ड में भी सहायता करेगा, साथ के साथ आपके एनुअल एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको 80/80 मार्क्स लाने में। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपके लिए मैं सेकेंड पार्ट जो लाया हूँ, प्री बोर्ड का जो सेकेंड पार्ट है, यानी आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे, इसी तरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं फिर कराऊंगा, ताकि आप क्या होगा, अगर उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर और लेकर आए हैं, जिस तरह से आपको पूछा जाता है क्वेश्चंस, मैं उसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले आपको पता है पार्ट इस सेक्शन ए में आपको हमेशा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सेक्शन ए में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगा। आप जो है आपको मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन को आपको शेयर कर दूंगा, आप उस क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताता हूँ, आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच जीरोज इज -6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 5। देखिए कहता है हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी अगर उसका सम ऑफ जीरोज। देखिए हमें जो गिवन है हम लिखते हैं। देखिए ये आपको सेक्शन ए जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 1 मार्क्स का, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है कितना, -6 है, और जो प्रोडक्ट है वह आपको दिया हुआ है 5। तो इस तरह से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसे लाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसे लाने के लिए मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वह जानिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला की सहायता से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ला सकते हो। तो ये फॉर्मूला हुआ x² माइनस इसको जो अल्फा प्लस बीटा है मतलब सम ऑफ जीरोज है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो x² माइनस यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है आपको -6 है, यहाँ पर x है, x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा आपको 5 है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए। x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 5। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या है आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। तो आप इसे क्या कीजिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब देखिए ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया, अब मैं आपको सेकंड का सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए सेकंड का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है इफ x इक्वल टू ए। देखिए इफ x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी है। ठीक है, तो आपको कह रहा है यदि इफ x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तब क्या कहता है आपको, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तब आपको कहता है ए और बी की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये इक्वेशन, ये जो हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है, आप सबसे पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। इससे जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, वही ए और बी की वैल्यू होगी। तो चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यह हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और यह हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप एडिंग करोगे दोस्तों, तो ये देखिए प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया,
ये x x कितना हो गया 2x हो गया, और 6 और 4 कितना होता है आपको 10 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो गया 10/2 यानी हो गया आपको 5, यानी x की वैल्यू क्या हो गई आपको 5। अब आप क्या कीजिएगा इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो आप क्या कीजिएगा जहां पर x है वहां पर आप रख दीजिए वैल्यू को। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये माइनस वाई इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, देयरफॉर देखिए ये हो गया आपको माइनस वाई इक्वल टू -1, ये और ये कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गया 1। तो अब चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर x इक्वल टू a है। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा देखिए x इक्वल टू a, तो यानी x की वैल्यू आपको कितना आ गया 5। तो यानी आपको a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5। फिर देखिए y इक्वल टू b है और y की वैल्यू आपने निकाला है 1, तो 1 हो गया, यानी देयरफॉर b की वैल्यू हो गई 1। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था a का बताइए वैल्यू, तो a का हो गया 5 और b का हो गया 1। तो यानी a की वैल्यू हो गई आपको 5 और b की वैल्यू हो गई 1। इस तरह से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सलूशन है। आप दोस्तों साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसके लिए ऑप्शन भी लिखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 2x माइनस a। यानी कहता है कि इनमें से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन होगा। तो चलिए पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 2x माइनस a। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इनमें से कौन सा वैल्यू होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आइएगा तो ये होगा क्या -2 इंटू 2x माइनस a इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस इसको इंटू कर लेते हैं, इसको बी स्क्वायर को उधर कर लेते हैं। इसको कीजिएगा तो माइनस होगा 2ax, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर होगा, और ये बी स्क्वायर को इधर रहने देते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या किया, इसको इस a से इंटू किया, तो ये देखिए -2ax हो गया, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर को उधर कर लिया। अब आपको पता है इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या पता है, कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वह कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x वह a कहलाता है। यानी जो कोफिशिएंट x का होता है ना तो वह कहलाता है a, वो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो कहलाता है a, और कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो कहलाता है b। तो यहाँ पर हो गया x का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको हो गया c। तो आपको कांस्टेंट टर्म क्या हो गया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में तो हमने ला दिया x, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमने ला दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के बाद आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने के लिए, वह फॉर्मूला क्या होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम राइट डाउन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x की वैल्यू निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब चलिए यहाँ पे हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए b क्या है आपको -2 है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से, देखिए यहाँ -b है, ये -b, ऐसा करते हैं, ये देखिए -2a रखती है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या हो गया -2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए देखिए हमारा क्या है 1 है, और आपको सी आपको क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमने वैल्यू को रख दिया। अब बाय नीचे में आपको देखिए 2 इंटू ए आपको क्या है 1 है, तो 1 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा आपको 2a, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये ब्रैकेट आपको क्या है रूट के अंदर है, -2a का स्क्वायर की जगह क्या होगा 4a स्क्वायर होगा, माइनस अब देखिए इसको इंटू करेंगे -4 इंटू a,
स्क्वायर, तो ये होगा -4a²। फिर से देखना 4 इंटू 1 हो गया कितना माइनस, या -4 इंटू 1 -4 इंटू a², -4a² हो गया। फिर इसको इससे इंटू करेंगे, ये होगा माइनस माइनस प्लस होगा, और ये होगा देखिए 4 इंटू 1 इंटू बी, तो ये हो गया 4b² अपॉन यहाँ पर नीचे में 2 है। ऐसा करते हैं हम दोस्तों, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो ये है 2a प्लस माइनस है, यहाँ पर देखिए 4a² प्लस में 4a² माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच गया क्या आपको, यहाँ पर बच गया आपको √4b²। बाय नीचे में देखिए आपको 2 है, क्योंकि a की वैल्यू आपको 1 था, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये होगा 2a प्लस माइनस, आपको पता है 4√b² को आप स्क्वायर रूट से निकालिएगा, तो ये होगा 2b/2। तो इस तरह से अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 दोनों, यहाँ पर 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बच गया a प्लस माइनस b अपॉन 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू जो हो गई वो हो गया a प्लस माइनस b। अब देखिए इसमें से जो ऑप्शन इसमें होगा उसे टिक कर देंगे, तो देखिए यानी x की वैल्यू जो होगी या तो a प्लस बी होगी या तो a माइनस बी होगी। तो अब देखते हैं इस दोनों में से हमारा ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी है, यहाँ 2b माइनस a है, यहाँ ab है, यहाँ a/b है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको हम पढ़ेंगे। अभी तक में हमने जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उसे बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्यूशन दे रहा हूं ताकि आप उसे प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको जो है नंबर ज्यादा आने की संभावना है, तो प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए कहता है इन एन एपी इफ A18 माइनस A14, यानी कहता है किसी एपी में अगर A18 माइनस A14, यानी क्या कहता है किसी एपी का जो है 18 टर्म और 14 टर्म का डिफरेंस 32 है, तो कहता है उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी, यानी इसकी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बहुत ही आसान है, आपको मैंने बताया था, आपको मैं एपी में बता देना चाहता हूं सबसे आसान तरीका आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। जो भी टर्म दिया होगा, क्योंकि आप जानते हो, मैं आपको बता देता हूं समझा, देखिए आप जानते हो कि एपी में ए एन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने ये फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला यह होता है। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, अगर हमारा 18 टर्म है, अब आप देखिए n के जगह पर 18 रखिएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पर 18 टर्म है तो यहाँ आप क्या कीजिए n के जगह पर रखिए 18 माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये देखिए 18 में से 1 गया 17d। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आप देख लीजिए कोई भी टर्म हमें जिसका जो भी टर्म निकालना होता है उसमें d एक कम हो जाता है, यानी यहाँ पर 18 था तो देखिए d 17d, यानी a प्लस 17d हो गया। यानी इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा 18 टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 17d, बीच में माइनस है माइनस। उसी तरह 14 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 13d इक्वल टू 32 है, हम 32 लिख देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, ये a प्लस 17d, ये देखिए इससे दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस 13d इक्वल टू 32। अब देखिए a प्लस में a माइनस में दोनों क्या होगा, कैंसल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 17 में से 13d जाएगा तो कितना होगा 4d इक्वल टू 32। अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू निकालना है तो 32 अपॉन हो गया 4। 32 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 8 होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलिएगा कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। तो आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बताता हूँ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम पढ़ेंगे, फिर उसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जगह है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए कहता है इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQB, यानी ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल आर क्यू जो है सिमिलर है, आर क्यू पी बी। आप यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। ए बी सी क्या है, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर है किसके, तो आर क्यू पी के, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री। अब आप ऐसा करिए, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर समझ में आएगा। चलिए हम एक क्या करते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा वह है क्या, आपको आर क्यू पी। तो देखिए दो ट्रायंगल हमने क्या क्या ड्रॉ कर लिया, एक एबीसी ड्रॉ कर लिया और दूसरा आर क्यू पी कर लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, एंगल ए अगर इसकी 80 डिग्री है, देखिए ध्यान दीजिए, एंगल ए 80 डिग्री है और एंगल बी 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए हो गया 80, एंगल बी हो गया 60। देन द वैल्यू ऑफ एंगल पी, तो हमें पूछ रहा है कि इस पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, देखिए यह ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर है तो देखिए यह भी होगा 80 डिग्री और यह भी होगा 60 डिग्री, यानी इसका एंगल ए जो होगा एंगल आर के इक्वल हो गया, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल हो गया। अब हमें पूछ रहा है एंगल पी की वैल्यू, तो आप क्या जानते हो, यह एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर इस दोनों को हम प्लस करके 180 में माइनस कर देंगे तो वह एंगल पी निकल जाएगा। तो इस आधार पर देखिए हमें पी की वैल्यू कह रहा है, तो चलेंगे इन ट्रायंगल आर क्यू पी में, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को हम लगाएंगे। तो देखिए पी जो एंगल निकालना है वो कैसे निकालोगे, एंगल पी, तो आप क्या करना, 180 में से इस दोनों एंगल को आप क्या करो, माइनस प्लस करके माइनस कर लीजिए। तो 180 माइनस 140 इक्वल टू कितना होगा, 140। तो 180 में से आप 140 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 14 डिग्री, यानी 14 डिग्री इज द फाइनल आंसर। तो आप इस दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए सी बी क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए पी क्यू। इफ ए बी इक्वल टू 6 cm, बी सी इक्वल टू 8 cm, पी क्यू इक्वल टू 4 cm, देन ए क्यू इक्वल टू, तब ए क्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर जो हमें दिया उसे नोट करते हैं। देखिए ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर लिख लिए, BC जो है वह हमारा है 8 cm, हमने लिख लिया 8 cm है। फिर देखिए PQ जो है वह हमारा 4 cm है, देन AQ, तब हमें पूछ रहा है ये AQ की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल, चूंकि हमें दिया हुआ है, देखिए आपको क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल APQ। आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके जो होते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होते हैं तो उसके जो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे साइड्स के वो सेम रेशियो में होंगे। आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वह आपस में सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आधार पर, अब आपको इसके आधार पर देखिए BC जो होगा वह PQ के इक्वल होगा, यानी आप BC अपॉन क्या कह सकते हो, PQ इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन, देखिए AB का जो रेशियो होगा वह AQ के रेशियो के साथ होगा। यानी अगर BC है तो BC का जो रेशियो होगा यानी प्रोपोर्शनल होंगे, उसके साइड्स जो होते हैं वह, यानी कहने का मतलब सेम रेशियो में होते हैं। तो चलिए यानी यह जो होगा साइड्स इस साइड के क्या होंगे, रेशियो में होंगे, उसी तरह इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के साथ हम करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि BC, अब देखिए BC हमारा कितना दिया हुआ है 6 और PQ हमारा कितना दिया हुआ है 4। उसी तरह देखिए AB क्या है, सॉरी AB यहाँ पर BC था, सॉरी 8 cm, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 है। PQ हमारा 4 है, 4 लिख दिए। AB हमारा कितना है 6 है, 6 लिख देंगे। और AQ हमारा वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, तो AQ को AQ ही रहने देंगे।
तो अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 2 2 जा 4। अब देखिए ए क्यू जो होगा वह क्या होगा, तो ये 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 होगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ए क्यू की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको क्या बताया कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं वह सेम रेशियो में होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, यानी यह जो BC है वह PQ के रेशियो में होंगे। उसी तरह AB का जो रेशियो है वह AQ के रेशियो के इक्वल होंगे, यानी आपको जो है क्या करेंगे, इस तरह से आपने सारे वैल्यू को आपने पुट कर दिया और पुट कर दिया, इस तरह से आपका आंसर AQ का कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ ए, यानी आपको कह रहा है कि अगर कोई AP है उसका फर्स्ट A 2,2A-1 and 2A+1 are 3 consecutive terms of AP, then the value of K। यानी क्या कहता है, यहां पर जो है एक AP में, सॉरी यहां पर क्या कर रहा है, इफ A, 2A-1 and 2A+1 are 3 consecutive terms of AP, then the value of, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है इस A की आपको वैल्यू बतानी है, इस A की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये 3 लगातार यानी कंटिन्यूअस जो है आपको क्या है, AP का टर्म है, तो आपने इसको आपको बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पूछते हैं, आप AP के क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो आपको मैं सबसे पहला नंबर आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी आपको बता दे, अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि वह AP में है, तो आप बताओ AP में कैसे जानते हो, AP में किस प्रकार से होता है, जब उन सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जब सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब आप उसे AP में कहते हो। तो हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये AP में है, यानी इन सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी आप क्या कीजिएगा, सभी का कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हमेशा क्या करते हैं, देखिए आपको हमेशा पता होना चाहिए T2 माइनस T1, यानी हमेशा दूसरे टर्म में से, ये हुआ आपको पहला टर्म, ठीक है, यह हुआ आपको दूसरा टर्म और यह हुआ आपको तीसरा टर्म। तो आप इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हमेशा T2 में से T1 यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, उसी तरह तीसरे में से दूसरे को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर T3 माइनस T2, यानी यहाँ T2 का मतलब हुआ टर्म, यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, उसी तरह तीसरे में से दूसरे टर्म को हम माइनस करते हैं। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें से 2A-1 में से यहाँ पर A को माइनस करेंगे, उसी तरह यहाँ पर देखिए तीसरा टर्म क्या है, 2A+1, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, T2 क्या है आपको 2A-1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2A में से A जाएगा तो A-1 होगा, उसी तरह यहाँ पर देखिए 2A+1, यहाँ पे इसको देखिए ये हो जाएगा -2A और ये होगा माइनस माइनस प्लस होगा। देखना आप कभी भी क्या करना, जब दो टर्म होंगे तो उसे आप ब्रैकेट में रखना। आप लोग ब्रैकेट में नहीं रखते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। यहाँ पे आप साइन चेंज कर लेना। अब इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2A प्लस में, यहाँ पे 2A माइनस में कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया A-1 इक्वल टू यहाँ 1 कितना हो गया आपको 2 हो गया, 1 कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से आपको A की वैल्यू जो निकालना है, ये माइनस से उधर जाके क्या होगा आपको प्लस हो जाएगा। तो यानी A की वैल्यू आपको कितना निकल गया 3। तो आप क्या कीजिएगा, A की वैल्यू जो हो गया 3 इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है हमारे पास जगह है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P, देखिए क्या कहता है कि अगर 4, P और दूसरा जो है एंड 1, 0, यानी क्या कहता है कि किसी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट है, देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5, यानी इस दोनों का जो डिस्टेंस है वह हमें दिया हुआ है 5। तो कहता है क्या इस P की वैल्यू क्या होगी।
तो इस p की वैल्यू क्या होगी, इस p की वैल्यू को बताना है। तो चलिए हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने क्या पढ़ा है उसको हम एक बार राइट डाउन करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन सभी पे पूरे पे अंडर रूट कर देते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है वह हमें दिया हुआ है कितना, 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। अब चलिए इसमें क्या होगा आपको पता है ये देखिए, ये पहले वाला जो टर्म है ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, तो हम इसे क्या करते हैं डिनोट कर लेते हैं। यह हो गया आपको x1, यह हो गया आपको y1, यह देखिए आपको हो गया x2 और यह हो गया आपको y2। हम फिर से बता देना चाहते हैं, देखिए यह हुआ x1 y1 x2 y2। तो हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 हो गया आपको कितना 1 माइनस आपको x2 हो गया 1 और x1 हो गया आपको 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो गया 0 और आपको y1 हो गया कितना 0 माइनस p लिखेंगे, 0 माइनस p का होल स्क्वायर, इस पूरे पे हम चढ़ा लेंगे रूट, इक्वल टू यहाँ पर 5 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 में से आप 4 को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से आप माइनस पी को माइनस कीजिएगा तो माइनस पी का स्क्वायर, और ये जो रूट है उधर होके हो जाएगा आपको स्क्वायर। तो ये देखिए रूट जो है, रूट को हम उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 5 का स्क्वायर होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया 9 और ये हो गया p का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, p का स्क्वायर करेंगे p होगा, ये हो गया 25। अब चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यह देखिए 9 जो है उधर चला जाएगा, ये p स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो ये p स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 25 माइनस 9 हो गया, इसको माइनस की जगह तो होगा 16। तो अब देखिए p स्क्वायर है तो उधर जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 होगा, इसे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4, यानी यह स्क्वायर है उधर जाके हो जाएगा आपको अंडर रूट प्लस माइनस 16, तो प्लस माइनस 16 का रूट निकालिएगा तो क्या होगा प्लस माइनस 4। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7, क्वेश्चन नंबर 8, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द वैल्यू ऑफ सेक 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। देखिए वैल्यू ऑफ सेक 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, यानी यहाँ पर जो है आपको यानी एंगल ऑफ 45 डिग्री जो है, यानी सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपको देखिए वैल्यू क्या होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, तो आप एक लाइन में बना सकते हैं। सेक 45 का वैल्यू √2 होता है और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वह क्या होगा, √2 + 1 इज द राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कर रहा है दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, गिवन दैट साइन अल्फा, देखिए हमें क्या कर रहा है साइन अल्फा 1/2 है, एंड दूसरा जो है उसी तरह कर रहा है cos बीटा इक्वल टू 1/2 है। यानी देखिए हमें क्वेश्चन में कर रहा है यदि इफ गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको जो वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ फाइंड जो हमें करना है, वैल्यू जो हमें निकालना है वह अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा वह हमें बताना है। तो चलिए कोई नहीं, हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर साइन अल्फा इक्वल टू, आपको यह सोचना है कि 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/2, तो यानी यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, साइन साइन कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपको 30 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह देखिए आपको cos बीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए cos 60 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 30 डिग्री की, हाँ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। आपको पता है, आपने वैल्यू पढ़ा होगा। तो यानी cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है।
तो इस तरह से कॉस कॉस में गया, तो यानी बीटा की जो वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो अब इस तरह से हमें जो वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अल्फा का वैल्यू आपने निकाला 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू आपने निकाला 60 डिग्री। आप इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो वह हो जाएगा आपको 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपको क्या है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यह त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे हम एक जगह कर लेते हैं। देखिए आपको जो कह रहा है इफ कोसेक थीटा, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया है इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3 है, यानी आपको जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/3 है। फिर आपको कहता है द वैल्यू ऑफ आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ आपको निकालना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी। दोस्तों देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे देखिए हम तुरंत और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जो वैल्यू दिया हुआ इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, तो कहता है वैल्यू निकालिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। तो आप देखिए सबसे पहले आप यह जानिए कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा में क्या कोई रिलेशन का फॉर्मूला होता है। हाँ होता है। तो वह फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को हम पहले लिखते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोलिए यह फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे जरूर पढ़ेंगे। स्क्वायरिंग फॉर्मूला में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए क्या हम जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। देखिए इन सभी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, तो यूज करेंगे तो हमें अपने आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब यूज करेंगे, यानी एक बार इसको हम प्लस कर लेते हैं और एक बार इससे माइनस कर लेते हैं। अब आपके मन में ये आता होगा कि सर आपने इस ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको रीजन बताता हूं दोस्तों। देखिए क्योंकि हमें माइनस में वैल्यू दिया है और पूछ रहा है प्लस में, तो हम ये सोचेंगे कि कोसेक और कॉट में प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो यही फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक बार प्लस में हो जाएगा एक बार माइनस में होगा, तो वही चीज हमने कर दिया। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसे रहने देते हैं, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसे रहने दीजिए। जबकि इसकी जो वैल्यू है वह आपको 1/3 है, यानी यहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे 1/3 इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको रहने देते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए यह जो है उधर चला जाएगा, ये देखिए तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 यानी 3। तो हमें जो पूछा था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की क्या होगी वैल्यू, तो आप बता दीजिएगा 3 होगी। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 9, 10 और 11 तीनों त्रिकोणमिति से आपको रिलेटेड था, सॉरी त्रिकोणोमेट्री से रिलेटेड था। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बताऊंगा। आप अपने साथ कॉपी और पेन जो है कॉपी नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए और साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, बनाते जाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होते जाए। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ते हैं फिर आपको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इफ पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। कहता है कि एक जो है सर्कल है जिसकी सेंटर ओ है। तो चलिए जैसा बोल रहा है वैसा हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी सेंटर जो है वह ओ है, ठीक है। अब क्या कहता है, PA and PB are 2 tangents to a circle with center O such that AOB equal to 120 डिग्री। तो PA और PB हम क्या करते हैं, टेंजेंट बना लेते हैं, यानी PA and PB। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है। यहाँ पर हम एक P पॉइंट ले लेते हैं और इससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट जो हो गया, ध्यान देना, यह हो गया आपको P, यह हो गया A, यह हो गया A और यहाँ पर जो है यह हो गया B, यानी ये टेंजेंट्स हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है, क्या AOB
जो है वह बना रहा है आपको 120 डिग्री का एंगल AOB। AOB आपको पता है, आप लोग दोस्तों जानते होंगे, पढ़े होंगे थ्योरम। क्या थ्योरम पढ़े हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। आपको क्या, आपने थ्योरम पढ़ा होगा। और यहाँ पर जो है AOB जो है आपको 120 डिग्री, देखिए एंगल AOB जो है वह हमारा दिया हुआ है 120 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल APB। APB क्या होगा, तो देखिए मैंने आपको फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब फिगर ड्रॉ कर लिया, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या जानते हो, ये जो आप जानते हो ये सेंटर है, और सेंटर से जो रेडियस होते हैं, सेंटर से जो रेडियस होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, यानी जो आपको सेंटर है यहाँ पर हमने रेडियस जानते हैं कि टेंजेंट पर जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। यह थ्योरम है, तो यानी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। उसी तरह दूसरा जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी टेंजेंट का क्या है, B है, तो यहाँ भी आपको उसने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। और हमें AOB जो है हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, यह हमारा है 120 डिग्री। अब पूछ रहा है क्या, APB, यानी यह APB, यानी APB का आपको एंगल फॉर्म करना है। दोस्तों आप इस फिगर को गौर से देखिए, क्लियर देखिए, यह हमारा हो गया 90 डिग्री, यह हो गया हमारा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ कि टेंजेंट पर जो होता है, पॉइंट टेंजेंट पर जो होता है, जैसे ये टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वह रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी टेंजेंट पर जो होती है वह हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। यह सर्कल में आपने थ्योरम पढ़ा होगा, तो उस थ्योरम को आप यूज करेंगे। तो रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी जो टेंजेंट पर होती है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो ये रेडियस हो गया, एक यहाँ पर रेडियस हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो ये 90 और ये 120 हमें दिया हुआ। अब दोस्तों आप देखिए क्या यह एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल देखिए कैसे नहीं क्वाड्रिलेटरल हो गया, जैसे यानी आप कह सकते हो AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी इन क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए आपको क्वाड्रिलेटरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, AO या आप AOPB क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, आपको 360 होता है। यानी आप कह सकते हो क्या, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, इन सभी का सम होगा कितना, 360 डिग्री होगा। अब चलिए हमें एंगल यानी एंगल P जो है वह क्या है आपको APB है, तो APB है, ठीक है। तो चलिए अब सारे वैल्यू रखते हैं। A पर 90 डिग्री का एंगल बना है, O पर 120 डिग्री का एंगल बना है, और B पर 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। एंगल APB जो होगा इन सभी को प्लस करके 360 में से माइनस कर लेते हैं, तो इनको प्लस करेंगे 210 प्लस 90 ये हो जाएगा कितना, 300। आप इसे माइनस कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा आपको कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी हमें पूछ रहा था APB का वैल्यू बताइए, तो आप APB का वैल्यू कितना हो गया, तो आपको 60 डिग्री हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, वह क्वेश्चन नंबर 13 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इसे भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आपको 13 नंबर बताऊंगा, इसमें नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को अब मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। देखिए हमें जो पहले दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जो है वह क्या कह रहा है कि स्क्वायर की पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वह दोनों आपस में इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यह दोनों जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो कहता है आपको देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, यानी कहता है कि इनका जो एरिया होगा, इसके एरिया का जो है आपको रेशियो क्या होगा वो बताइए। कोई बात नहीं, चलिए हमें कुछ दिया नहीं है, नहीं दिया है तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इट मींस क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो गया,
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है आपको 2 पाई आर होता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप कह सकते हो 4 इंटू साइड, 4 इंटू क्या कह सकते हो साइड। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है एरिया निकालने के लिए सर्कल का और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो उसके लिए रेडियस पता होना चाहिए, और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हमें साइड पता होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और यहाँ पर रेडियस को रेडियस रहने दीजिए, आर फोर रेडियस हो गया, यहाँ पर 4 इंटू साइन। तो अब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, हम ऐसा करते हैं साइड को इधर ले आते हैं, यानी आर मतलब रेडियस हो गया, तो रेडियस अपॉन साइड, रेडियस अपॉन साइड यानी हम आर फोर रेडियस हो गया, तो रेडियस अपॉन साइड। तो रेडियस यहाँ पर है, देखिए रेडियस है, साइड इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 7, ये 7 वहां चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22। फिर से देखना कैसे किए, यहाँ पर रेडियस हमने रहने दिया, साइड को इधर कर लिया, साइड को इधर कर लिया, तो ये देखिए ये मतलब क्रॉस कर रहे हैं, तो ये 7 इसके साथ चला जाएगा और ये 2 इंटू 22 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए 2, यह हो गया आपको 11, यानी रेडियस और जो है आपको साइड का जो रेशियो आ गया वह आ गया 7:11, यानी यह जो हो गया रेडियस आपको 7 कह सकते हो और साइड आपको क्या हो गया 11 हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस दोनों का रेशियो हमें पूछ रहा है। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है आपको साइड इंटू साइड होता है। तो अब क्या कीजिए, दोनों की वैल्यू को पुट कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और आपको देखिए आर जो है यहाँ पर देखिए रेडियस जो है रेडियस 7 हो गया और साइड 11 हो गया, तो रेडियस आप यहाँ पर 7 इंटू 7 लिख लीजिए, और नीचे में देखिए साइड इंटू साइड, तो आपको 11 इंटू 11 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, यह 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर में बच गया 22 इंटू 7 और नीचे में बच गया हमारा 11 इंटू 11। अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो ये हो गया 14/11, इट मीन्स हो गया आपको आंसर क्या हो गया 14:11, यानी हमें जो है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर की जो रेशियो है वह क्या होगी आपको 14:11 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमें क्या कर रहा है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है आपको, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी एक सर्कल है, चलिए एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो है रेडियस जो है वो क्या कर रहा है 21 सेंटीमीटर आर सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है। मान लीजिए यह आपको क्या हो गया रेडियस हो गया, यह रेडियस जो है 21 cm दिया हुआ है और ये 21 cm दिया हुआ, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वह 60 डिग्री बना रहा है। तो मान लीजिए यह आपको हो गया O, यह हो गया A, यह हो गया B। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें बताना है, तो चलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको क्या है माइंड में रखना है। तो चलिए एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा जो है वह 60 डिग्री है और यहाँ पर हो गया 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, और आर जो है आपको वह 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो रेडियस है 21 है और यहाँ पर जो थीटा है वह 60 डिग्री है, हमने वैल्यू को रख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 60 से ये कितने बार में गया 6 बार में गया, ये हो गया आपको 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया देखिए 2 और 2 से टेबल में कर दिया 11, तो 11 इंटू 21 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपको 231 जो हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया। आप इसे नोट कर लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है। द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज कॉम्बिनेशन, यानी आइसक्रीम कोन जो होता है वह किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर आइसक्रीम कोन हम बनाते हैं। तो देखिए आइसक्रीम कोन कैसे बनता है, पहले आइसक्रीम कोन बनाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि आइसक्रीम कोन कैसा होता है। जैसे मान लीजिए यह आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन है, ठीक है, इस तरह से होता है आइसक्रीम कोन। तो अब आप बताइए इस आइसक्रीम कोन में क्या क्या है। ये तो आपको हो गया आइसक्रीम कोन है, तो ये तो आपको देखिए यह कोन हो गया। और यह आपको क्या लग रहा है, यह जो है लग रहा है हमें हेमी स्फीयर है। तो यह हेमी स्फीयर है और यह क्या है आपको कोन है। तो यानी यहाँ पर पूछा था किसका कॉम्बिनेशन है, स्फीयर सिलेंडर, स्फीयर कोन, हेमी स्फीयर सिलेंडर, हेमिस्फीयर कोन। तो क्या होगा आपको हेमिस्फीयर प्लस कोन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो क्वेश्चन था कि आइसक्रीम जो होता है उनमें कौन कौन से फिगर होते हैं, तो आइसक्रीम में देखिए ये कोन है और ये आपको हेमिस्फीयर है। तो दिस इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 16 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है उसे हम पढ़ते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है इफ मीन एंड मॉड आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय 36 24 देन मीडियन इक्वल टू। यानी आपको जो है क्वेश्चन में कर रहा है मीन जो है वह 36 है और मॉड जो है वह आपको 24 है। पूछता है मीडियन क्या होगा, मीडियन की वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यह रिलेशन होता है मीन मॉड मीडियन के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप क्या कीजिए इन सभी फॉर्मूले को अब जो है जो जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मॉड है आपको 24, 3 इंटू मीडियन हमें निकालना है तो मीडियन को मीडियन ही रहने दीजिए, माइनस 2 इंटू मीन देखिए कितना है 36, यहाँ पर रख लेंगे 36। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 24, ये 36 टू जा कितना होगा 72, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। चलिए एक लाइन और हम बना लेते हैं। ये है 3 मीडियन और यहाँ पर देखिए हो गया माइनस 72, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इधर प्लस कर लेंगे इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3 मीडियन। अब इसे देखिए सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 6 ये हो गया 96। ये देखिए 3 मीडियन इधर इधर मल्टीप्लाई है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मीडियन। यानी मीडियन की वैल्यू निकालनी थी तो देयरफॉर मीडियन की जो वैल्यू हो गई वह हो गया आपको 32। तो इस तरह से हमें मीडियन की वैल्यू बतानी थी, मीडियन की वैल्यू कितना हो गया 32 हो गया। कैसे हुआ, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मॉड जो है हमें जो दिया हुआ है रख लिए, हमें मीन जो दिया हुआ है उसके जगह पर रख लिए, मीडियन निकालना है। इसे सॉल्व किए 32 36 टू जब 72 होता है, ये 72 माइनस है इधर आके प्लस हो गया, इसको प्लस कर दिए 96 हो गया, ये मीडियन ये 3 आके डिवाइड हो गया। इसे हम सॉल्व कर लिए, इस तरह से हमारा मीडियन निकल गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, उसे हम पढ़ेंगे फिर उसका आंसर हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज आर। यानी जब आप मीन जो होता है व्हाइल कंप्यूटिंग मीन, जब आप मीन क्या करेंगे किसी भी ग्रुप डाटा में आप कंप्यूट करते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया उसमें से हम चूज करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑल द क्लासेस कहता है पूरे क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, वह जो होता है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स में होता है, ठीक है। फिर कहता है सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, फिर कहता है सेंटर एट द लोअर लिमिट क्लासेस। तो इसमें बताइए आपको आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। यानी क्लास मार्क्स के जो सेंटर्स में होंगे वही उसकी क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी एज्यूम मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा आपको बी आंसर होगा, यानी 17 का जो आंसर होगा वह होगा बी। मैं आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा, आप देख लेना क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है देखिए, द
प्रोबेबिलिटी डेट ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब दोस्तों आपको पता लग गया होगा, अगर लीप ईयर खाता है 366 होता है। अगर आपको 366 डेज होता है एक लीप ईयर में। अगर आपको नॉन लीप ईयर किया यानी सिंपल ईयर है, यानी उसमें 365 डेज होंगे। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, यानी कहता है 53 संडेज हैं कहां पे, तो नॉन लीप ईयर में। ठीक है, नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में जो होगा नंबर ऑफ डेज कितने होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ डेज जो होंगे आपको होंगे 365 डेज। ठीक है, यानी नॉन लीप ईयर का मतलब यह हो गया कि उस साल में कितने दिन होंगे, तो 365 डेज होंगे। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए नॉन लीप ईयर में अगर 53 संडेज हों, तो 53 संडेज होंगे तो उसकी कहता है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होंगे, संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 वीक में जो होता है 1 वीक इक्वल टू, आपको पता है कि टोटल जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप क्या कीजिए पहले 365 में 7 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 7 2 जा 14, यानी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपको 52 वीक्स हो गए। 52 यानी 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में, कितने हो गए 52 वीक्स हो गए। और आपको एक वीक जो है रिमाइंडर, मतलब एक डेज जो होगा रिमाइंडर हो गया। अब उस 1 डेज जो रिमाइंडर हुआ, 1 डेज आपको क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको 53 संडेज हो, तो अब बताइए 53 संडेज हैं तो उसमें से यानी 53 संडेज होंगे, यानी एक डे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी उसमें उस 1 डे में क्या हो सकता है आपको, संडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है। यानी यहाँ जो 1 डे जो रिमाइंडर है उसमें से आप क्या कह सकते हो कि इन सभी में से कोई भी डे हो सकता है, यानी ये फ्राइडे हो गया, फिर आपको सैटरडे हो गया। यानी यह जो होगा टोटली आप कह सकते हो यह जो 1 डेज रिमाइंडर बच रहा है उनमें से क्या होगा, ये सातों संभावना होने की है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोई भी हो सकता है। तो आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी संडे होने की क्या होगी, तो आप क्या कह सकते हो 1/7, यानी 1/7 इज द राइट आंसर, यानी 1/7 जो होगा वह होगा, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी, संडे होने की प्रोबेबिलिटी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो देखना है, क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा वह आपको असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है असर्शन और रीजन में। तो आपको पता है दोस्तों असर्शन और रीजन में आपको पता होना चाहिए, असर्शन और रीजन में आपको क्या पता है कि ए हम किसके लिए लिखते हैं, जब हमारा स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, यानी असर्शन और रीजन दोनों आपस में ट्रू हो, और जो है बी जो होगा, बी जो स्टेटमेंट होगा वह ए स्टेटमेंट का अगर एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी उसका रीजन दे रहा है उस क्वेश्चन के आंसर का, तो उसके लिए हम ए ऑप्शन लिखते हैं। और दूसरा जो होता है ऑप्शन बी हम किसके लिए लिखते हैं, अगर हमारा स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट ए यानी स्टेटमेंट ए ट्रू हो, स्टेटमेंट बी भी ट्रू हो, और ए और बी जो है ना, बी जो है ए का क्या हो, एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो, यानी दोनों कथन सही हो, तो उसके लिए आप बी रखोगे। और सी आप किसके लिए करते हो, सी जो होता है अगर आपका असर्शन आपका ट्रू है जबकि रीजन आपका फॉल्स है, तो उसके लिए आप लिखोगे सी। जबकि डी ऑप्शन किसके लिए लिखते हैं, जब हमारा असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू है, तो उसके लिए हम डी ऑप्शन देते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करें। अगर कहता है आपको क्वेश्चन कि असर्शन में कह फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, HCF p एंड q, HCF p एंड q एंड LCM pq इक्वल टू p इंटू q, यानी आप इसे सॉल्व कीजिएगा HCF इंटू LCM। तो कहता है इसे हम जो सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर दिया हुआ है p इंटू q, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट जो है p इंटू q है। अब देखिए अब आपको क्या कहता है कि अब आपको जो है नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट बी, HCF ऑफ 2 नंबर जो है 5 है
और उसकी प्रोडक्ट क्या है 150 है, तो एलसीएम ये कर है 40 होगा। तो चलिए हम क्या जानते हैं इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू आप जो इसी के अनुसार चलिए, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू आप क्या जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो ये चीज ये तो आपको सही लग रहा है, यह बात जो है हमें, यह कथन जो है हमें सही लग रहा है। देखिए HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी ये जो दो नंबर है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए HCF ऑफ टू नंबर 5 है, एलसीएम आपको 40 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 150 है। तो दोस्तों अब देखिए इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 200, जबकि है ये 150, यानी यह जो है आपको कथन क्या हो गया, यानी यह जो दूसरा रीजन है वह बिल्कुल गलत है, जबकि स्टेटमेंट ए क्या है, ट्रू है। तो यानी आपको मैंने बताया था कि जब स्टेटमेंट ए ट्रू हो और जो है आपको रीजन फॉल्स हो तो उसके लिए आप ऑप्शन क्या देंगे, तो सी देंगे। तो यानी सी जो होगा इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको सी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हमें क्या कह रहा है। यानी आपको जो है केस ये सॉरी एसेशन रीजन का लास्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन एंड हो जाएंगे, फिर आपको मैं 2 मार्क्स का करवाऊंगा। क्या कहता है स्टेटमेंट ए, क्या कहता है दी पॉइंट 4 कोमा लाइज। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द पॉइंट जो है, द पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि 4,0 लाइज, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हमारा है 4,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है नहीं, सॉरी यहाँ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो देखिए हमारा कोई स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द पॉइंट 4,0 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि 4,0 है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर जो है यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है कि y की वैल्यू अगर 0 होगी तो वह हमेशा x एक्सिस पर होगा। मैं आपको बता देता हूं अपोजिट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। यही देखिए पहले वाले वैल्यू x होती है, दूसरे वाली y होती है। अगर x की वैल्यू 0 होगा तो वह हमेशा y एक्सिस पर होगा, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो वह हमेशा x एक्सिस पर होगी। तो यानी यहाँ पर जो आपको जो y एक्सिस बोला है यह गलत है, यानी आपको अभी फिलहाल क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, रीजन में क्या कर रहा है, रीजन देखिए, रीजन हमें क्या कर रहा है, रीजन जो हमें कह रहा है वह कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज नॉट 0। ये बात सही है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पर अगर जाते हैं तो वह 0 नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो रीजन आपको सही कह रहा है, स्टेटमेंट आपको गलत है। तो आपको मैंने बताया था कि रीजन अगर आपका फॉल्स हो, और मतलब रीजन आपका फॉल्स हो और आपको स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, तो उसके लिए आप ऑप्शन दोगे डी। तो यानी इसका आंसर जो होगा वह होगा आपको डी, यानी डी इज द राइट आंसर। तो आप क्या करिए दोस्तों, अभी आप जो है इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो सब्सक्राइब कर ले, और जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके पास जितना हो सके आपके प्री बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके सामने रख सकूं। आपके एनुअल एग्जाम में आपके लिए बहुत ही, यानी 80 में 80 मार्क्स कैसे लाएंगे, तो वो मैं आपको 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 जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सेक्शन बी में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। 2 मार्क्स के जो है आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। अभी जो मैंने सेक्शन ए के बारे में आपको सारा क्वेश्चन, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारा क्वेश्चंस बताया। अब मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बताऊंगा, वह किस तरह से आप सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए क्या कह रहा है, चेक वेदर 4 पे पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है आपको दिखाना, चेक करना है कि क्या 4 पे पावर n जो होता है क्या 0 से इंड होगा, यानी उसकी जो यानी 0 से इंड होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। आप देखिए सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। लेटस वी टेक इंड विथ 0। ऐसा करते हैं, लेटस वी टेक ए नंबर इंड विथ 0। हम एक नंबर लेते हैं, एक दो नंबर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि इंड 0 से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम एक 10 लेते हैं और एक आपको ले लेते हैं मान लीजिए 100, या आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 20 या 200 ले लिया, ठीक है। अब देखिए आप जो है यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। अब यहाँ पर 0 पर इंड जो हुआ है, 0 से इंड हुआ है, आप मान लीजिए 20 ही ले लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप इसे 2 इंटू 5। यानी आपने क्या देखा, यहाँ पर वी कैन सी कि कोई भी 0 से इंड होने वाला नंबर जो होता है उसका इंड 0 से तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, यानी हर में 2 और 5 होगा। आप चाहे एक देख लीजिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 को इंटू कीजिए 2 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू यहाँ पर 5, 4 इंटू 5 20, 25 जा 100 हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, 0 तभी होता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होता है, यानी जब कोई नंबर 0 से तभी इंड करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उस पर देखेंगे, यहाँ 4 पे पावर n है, तो 4 पे पावर n है, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये होगा 2 इंटू 2 होगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 आएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, वी कैन सी, हम कह सकते हैं वी कैन से एनी नंबर can end with the digit 0, क्या लिखेंगे, वी कैन से एनी नंबर कैन एंड विथ द डिजिट 0 व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन इज क्या होना चाहिए, 2 and 5, बट हियर 4 पे पावर n इसका जो फैक्टराइजेशन है क्या है, 2 इंटू 2, सो इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। यानी आप क्या कह सकते हो, वी कैन से एनी नंबर कैन एंड विथ द डिजिट 0 व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 and 5, बट हियर 4 पावर n 2 into 2, so it is not possible। क्या यह पॉसिबल नहीं है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में यह पॉसिबल होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको जो है बस माइंड में ये रखना है कि कोई भी नंबर जो है 0 से तभी इंड होता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होता है। यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कभी भी जो है 0 से इंड नहीं होगा। तो आप इन बातों को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा 22, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। यानी क्या कह रहा है, देखिए हम साथ के साथ फिगर को ड्रॉ करते चलते हैं। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, यह वर्टिकल पोल है, ठीक है, और ये वर्टिकल जो पोल है थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, इधर हाइट हमने बड़ा कर लिया,
तो मान लीजिए यह वर्टिकल पोल है, यह एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। तो यह एक वर्टिकल पोल है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा क्योंकि वर्टिकल पोल है यानी सीधी है, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ जो है, एक काम करते हैं, जिसकी लेंथ जो है वह क्या कहती है, यह जो है 6 मीटर है, इसकी शैडो जो है वह है 4 मीटर। यानी शैडो हमेशा जो होगा, आप जानते हो किसी भी पोल की जो शैडो होगी वह हमेशा ग्राउंड पे बनेगी, यहाँ पर बोला हुआ है ग्राउंड पे। एंड दी सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो 20 मीटर। यानी एक टावर है, यह मान लीजिए एक टावर है, एक टावर है, वह जो है उसकी जो शैडो की हाइट है, मान लीजिए यह एक टावर है, ठीक है, यह एक टावर है, ठीक ना, यह एक टावर है जो मान लीजिए ये 20 मीटर शैडो फॉर्म कर रही है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर की हाइट बताना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर आप क्या करो, इसका नाम दे दो, यह मान लो P है, यह Q है और यह R है, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें जो दिया हुआ है नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल जो है वह कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ देखिए वर्टिकल पोल है 6 मीटर, ठीक है। अब उसकी जो कास्ट है यानी लेंथ ऑफ कास्ट, लेंथ ऑफ यानी शैडो, कास्ट शैडो, यह जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 4 मीटर। यह हमें क्या है, गिवन है, तो हमने नोट कर लिया ये गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट दी हाइट ऑफ द टावर, मान लेते हैं वह है h मीटर, मान लेते हैं कि यह जो टावर है इसकी हाइट को हम मान लेते हैं h मीटर, जबकि शैडो का यानी शैडो जो लेंथ दिया हुआ, लेंथ ऑफ शैडो कास्ट, कास्ट शैडो या शैडो कास्ट लिख सकते हो आप, शैडो कास्ट, ठीक है। तो वह क्या दिया हुआ है, वह आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते। पहले हमें जो गिवन था उसे हम नोट कर लिए, अब नोट कर लिए, अब देखते हैं दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं। दोनों ट्रायंगल में हम पहले चलते हैं, दोनों ट्रायंगल में हमें क्या पता है, तो आपको पता है एंगल बी एंगल क्यू, यह दोनों यानी कह सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर जो होगा इच 90 डिग्री होंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों वर्टिकल है, एक मतलब यह दोनों 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या पता है कि सेम, यहां पर देखिए क्या कर रहा है, सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, यानी यहां पर जो होगा कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वह हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि दोनों का जो है देखिए सेम टाइम में टावर कास्ट, यानी दोनों का सेम है। इस तरह से अब आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी जो है वह पी क्यू आर के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो आप कह सकते हो ए सिमिलर टी सी, ए सिमिलर टी से दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो आप क्या जानते हैं कि उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वह सेम रेशियो में होंगे। तो सेम रेशियो में क्या होंगे, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर लिख लेते हैं आपको, यहाँ देखिए ए बी, अगर इसका हम ए बी लेंगे तो इसका हम क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे। उसी तरह आप इसका अगर बी सी लोगे तो इसका क्यू आर लोगे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो अब चलिए बी सी अपॉन क्यू आर, अब सभी का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम वैल्यू कैसे रखेंगे, ए बी हमारा 6 है, ए बी हमारा 6 है, जबकि पी क्यू जो है हमारा, पी क्यू हमें फाइंड करना, ये एच है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको बी सी आपको 4 है, बी सी 4 है,
और जबकि क्यू आर जो है 20 है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 5, देयरफॉर अब देखिए h जो होगा वह क्या होगा 6 इंटू 5 यानी 30 क्या हो गया मीटर हो गया। तो यानी इसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ टावर जो होगी वह 30 मीटर होगी। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, एवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए कुछ नहीं, आपको पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपको, यहाँ पे cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर। उसी तरह साइन 60 का भी वैल्यू क्या होता है √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। ये प्लस में और माइनस में दोनों सेम है, तो ये सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 23 का वह होगा 2 होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कह रहा है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का इसी में और एक पार्ट है, एक क्वेश्चन और है, तो देखिए उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर रहा है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, और दूसरा जो है इसी में देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और में फिर कहता है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। देखिए दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है क्या कि यहाँ पर जो है a प्लस बी की, यानी आपको फाइंड करना है क्या, a और b की वैल्यू निकालना है, और a और b की जो वैल्यू निकालिएगा वह कंडीशन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कंडीशन दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होगा a प्लस बी की वैल्यू, बट 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, या और यहाँ पर यह भी कंडीशन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, यानी a और b की फाइंड वैल्यू हमें करनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। और a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब आप a और b को आप जोड़िएगा, एंगल a और b को जोड़िएगा तो वह क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 के इक्वल होगा, 90 तक हो सकता है, बट 90 के इक्वल हो सकता है लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और a और यहाँ पर यह भी कंडीशन दिया है कि a की वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको और बी की वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर tan a प्लस बी इक्वल टू, पहले आप देखो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो पहले हम ये देखेंगे कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। अब क्या होगा, ये tan और ये tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम फिलहाल अभी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इसको भी हम करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ भी tan a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया है 1/√3, तो 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है आपको, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लिख लिए। फिर इसी तरह ये tan कैंसिल हो गया, तो यानी आपको हो गया a माइनस बी हो गया आपको 30 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखिए हमारा a प्लस बी है और यहाँ पर क्या है a माइनस बी है, यानी a प्लस बी a माइनस बी एक साथ हो गया, और ये 60 प्लस 30 एक बार 30 एक साथ हो जाएगा। तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, ये b प्लस में b माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, a प्लस a क्या हो जाएगा आपको 2a होगा, तो 60 प्लस 30 ये हो गया 90, तो a की वैल्यू हो गया कितना 90
बाय 2, यानी यह हो गया हमारा 45 डिग्री। यानी ए की जो वैल्यू निकाले वो 45 डिग्री निकाले। अब आपको बी की वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में आप बी का ए की वैल्यू रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, ए प्लस बी 60 डिग्री है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आपने ए का वैल्यू निकाला 45 डिग्री, देखिए की वैल्यू आपने निकाला 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर बी कितना होगा आपको 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम देखते हैं, यानी ए और बी की वैल्यू निकल गया। एक हो गया 45 और बी का वैल्यू हो गया 15। अब कंडीशन को भी हम देखते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू बोला था बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए है 45, बी हो गया 15, और यहाँ पर ये भी बोला था ए और बी को आप जोड़िएगा तो 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के इक्वल हो सकता है, 90 से छोटा भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे सारे कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 23, आपको मैंने 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन त्रिकोणोमेट्री से रिलेटेड था, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, 2 concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm, यानी 2 concentric सर्कल है जिसकी की रेडियस 5 cm और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कहता है लार्जर सर्कल का कॉर्ड की लेंथ क्या होगी विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम बना लेते हैं लार्जर सर्कल, ठीक है, और एक हम बना लेते हैं स्मॉलर सर्कल। थोड़ा सा फिगर में देखिए, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहला नंबर आप समझिए कि एक जो है लार्जर सर्कल है, तो चलिए एक लार्जर सर्कल हम बना लिए, ठीक है, और एक हम बना लेते हैं स्मॉलर सर्कल, ठीक है, स्मॉलर सर्कल बना लिए। एक लार्जर सर्कल और एक स्मॉलर सर्कल हमने ड्रॉ किया। ये रफ स्केच है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो चलिए अब क्या कह रहा है कि जो आप सबसे पहला नंबर आप ये जानिए दोस्तों कि कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है। कंसंट्रिक सर्कल आप किसको कहेंगे, जिन 2 सर्कल का सेंटर एक हो। मान लीजिए ये सेंटर हो गया, यह हो गया आपको सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 कंसंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 3 cm, तो और द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी ये जो है ना, यह कॉर्ड है और यह कॉर्ड किस तरह से है, तो क्या कर रहा है आपको, यह जो कॉर्ड है वह स्मॉलर को टच भी कर रहा है, तो यहाँ पर टच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए और बी जो है क्या है आपको कॉर्ड है। अब ये सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, और आपको जो है यह देखिए, आपको जो पता है कि यह सेंटर है, यह जो हो गया, इसकी जो रेडियस है, छोटे वाली की जो रेडियस है वह है आपको 3 सेंटीमीटर, जबकि बड़े वाले की जो रेडियस है वह है 5 cm। तो ये देखिए बड़े वाले की रेडियस क्या हो गई 5 cm, यानी यह जो होगा रेडियस, यह हो गया आपको 5 cm, यानी यह हो गया आपको 5 सेंटीमीटर, यह भी हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये O है और ये P है, ठीक है, हमने नेमिंग कर दिया। तो नेमिंग करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो लेंथ बतानी है, इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो आप क्या जानते हो, सबसे पहला नंबर आप जानते हो कि यह जो है, यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और आपको पता है यह रेडियस जो है टेंजेंट को टच कर रही है, टेंजेंट को टच कर रही है, तो वह परपेंडिकुलर होता है। आप क्या कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी जो है परपेंडिकुलर होता है ए बी का। क्यों, आपको पता है, आपने सर्कल में थ्योरम पढ़ा है, क्या थ्योरम पढ़ा है कि जो रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होती है वह 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल बनाता है। यानी क्या कह सकते हो, टेंजेंट, यानी टेंजेंट एंड रेडियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेंजेंट एंड रेडियस जो होता है
उस दोनों के बीच में जो होता है टेंजेंट एंड रेडियस, कह सकते हो कि टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म करता है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यानी आप कह सकते हो कि यह हो गया आपको 90, यह भी हो गया आपको 90, यानी टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि टेंजेंट एंड रेडियस आर, यानी टेंजेंट यानी रेडियस जो होता है टेंजेंट पर जो होता है, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने लिखा टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर चलते हैं, अब हम क्या करते हैं इन ट्रायंगल, पहले चलते हैं OPB, और या कह सकते हो, आप कह सकते हो APO में, इन ट्रायंगल APO में चलते हैं। क्योंकि यह राइट एंगल फॉर्म कर दिया, तो राइट एंगल फॉर्म कर दिया तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या जानते हो, OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू आप कह सकते हो कि AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होगा। अब देखिए OA आपको क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और AP आपको क्या है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, OP क्या है आपको, सॉरी AP तो हमें निकालना है, तो AP हमें फाइंड करना है, और OP हमारा क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25, AP हमें AP ही रहने दीजिए, और यहाँ पर ये हो गया 9। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, ये प्लस है, इधर आके आ गया माइनस, तो इस तरह से हमने निकाल लिया AP। ये देखिए ये होगा 16, और ये है AP का स्क्वायर। तो यह देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारा जो होगा यह AP हमारा निकल गया, AP हमारा निकल गया कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा ट्रायंगल में भी चलते हैं, उसी तरह हम इस ट्रायंगल में भी चलेंगे। देखिए ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यानी इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल कह सकते हो, इन ट्रायंगल OPB कह सकते हो, OPB में चलते हैं। उसी तरह क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए OB कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, OP क्या है 3 का स्क्वायर, फिर PB हम भी PB उसी तरह निकाल लेंगे, ये हो गया 25, ये 3 का स्क्वायर 9 इधर आ गया, ये हो गया PB। उसी तरह देखिए ये हो गया 16, ये हो गया PB का स्क्वायर, यानी इसी तरह PB हम डायरेक्टली कह सकते हैं 4 cm। अब आपको देखिए हमें जो लेंथ निकालना है वह निकालना है क्या, लॉग कहता है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो देखिए द लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो होगा वह कॉर्ड आपको क्या है AB है, तो AB को आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, यह होगा AP प्लस PB। आपने AP भी निकाला 4 cm और PB भी निकाला 4 cm, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 8 cm हो जाएगा। तो आप इसे क्या कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बताऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 2 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 154 सेंटीमीटर। यानी आपको जो है दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल। पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दिया हुआ है। पहले हमें जो चीज दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेडियस क्या है 14 cm है, हमने लिख लिया। फिर हमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है, वह कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। कहता है जैसे मान के चलिए, आप मान लीजिए एक सेक्टर बना लीजिए, मान लीजिए सेक्टर बना लेते हैं। सेक्टर आप कैसे बनाओगे, मान लो ये रेडियस है, यह आपको रेडियस है, यह रेडियस है, ठीक है। आप इसको सेक्टर बना लीजिए। यहाँ पर जो एंगल है मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं मतलब यहाँ पे लिख दिए, यह है आपको 21 cm, सॉरी 14 cm है, 14 cm है, ये 14 cm है, यह भी 14 cm है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है यह हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या कहता है कि उसी का आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, यानी ये जो है ना आपको यह फाइंड करना है कि उसकी लेंथ क्या होगी। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिख लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमें फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर जो है हमें दिया हुआ है कितना, 154, यहाँ पे रख लेंगे। थीटा हमें नहीं मालूम है, थीटा हम रहने देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें बोला है 22/7, 22/7 ले लेंगे। और आर हमारा गिवन है 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 7 2 जा कितना हो गया, 14 हो गया। अब आप देखिए ये जो है इसके साथ आ जाएगा, यानी 154 इंटू 360 डिग्री आ गया। और इधर जो है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 14। क्योंकि हमें थीटा पहले निकालना होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर हमें पता नहीं है तो हम आर्क ऑफ लेंथ नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, तो आर्क की जो आपको है उसके लिए आपको चाहिए क्या, थीटा पता होना चाहिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 22 के टेबल में ये आ गया 7 बार में, फिर यहाँ पर 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच गया 4, ये 2 2 जा 4, ये हो गया 19, यानी थीटा जो हो गया आपको 90 डिग्री हो गया। अब चलिए हमें पूछ रहा है आर्क ऑफ द सेक्टर, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का जो है अब वह फॉर्मूला क्या होता है, आपको दोस्तों फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू होता है 2 पाई आर, ये होता है 360 डिग्री। तो यानी आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आपने अभी थीटा का वैल्यू आपने निकाल लिया। थीटा का वैल्यू कितना निकाला, 90, तो यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह पर 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गया दोस्तों। और आर हमारा कितना है, आर हमारा 14 है। अब सारे वैल्यू को हमने रख दिया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए 94 जा कितना होगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। ये देखिए 7 2 जा कितना होगा, 14 होगा। ये देखिए 2 2 ये 4 हो गया, यानी इस तरह से जो बच गया हमारा 22 सेंटीमीटर, यानी आर्क ऑफ द जो हमारा पूछा था लेंथ ऑफ द आर्क इज द क्या होगा आपको 22 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने में रख सकूं जो कि आपके प्री बोर्ड में भी सहायता करे, एनुअल में भी आपको क्या करे, सहायता करे। जब दोस्तों आप इतना हमसे सीख रहे हैं, हमारे वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।